स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। हम लोग पढ़ने लगे जी स्पेसिफिक डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके क्वेश्चन करेंगे आज। अच्छा जी, इसमें हमने क्या 3 चीज़ें पढ़नी है जी। सबसे पहले पढ़ेंगे जी एसेट रिप्लेसमेंट, लीजर बाय और कैपिटल रैशनिंग। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आ जाएं एसेट रिप्लेसमेंट के ऊपर। इसमें क्या क्या आता है। एसेट रिप्लेसमेंट के ऊपर आएंगे सबसे पहले। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आ जाएं, एक क्वेश्चन आता होता है जी सिलेक्शन ऑफ एसेट्स विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ यूजिंग इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड। 2 मशीन है, तुम्हें 2 में से कोई एक चूज करनी है। एक की लाइफ 5 साल है, एक की लाइफ 7 साल है, तो आपने ईएसी मेथड से इसको चूज करना होगा। इधर ईएसी मेथड होगा और इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट मेथड होगा। ठीक है, 2 में से कोई एक एसेट चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द ईएसी और ईएबी मेथड। select one asset out of 2 depending on EAC और EAB। एक चीज तो ये टेस्ट हो गई। फिर दूसरा एक और चीज आती है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट यूजिंग EAC और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम भी कहते हैं इसको। और वैसे तो वो बताता है कि ये कब कब यूज करना चाहिए जी, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर शॉर्ट लाइफ हुई तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ उसकी लंबी हुई, एलसीएम अगर छोटा आ रहा हुआ, शॉर्ट लाइफ का मतलब है जी शॉर्टर एलसीएम। अगर तो शॉर्टर एलसीएम हुआ तो फिर तो एलसीएम मेथड यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एलसीएम ज्यादा आ रहा हुआ तो फिर आपने प्रेफरेबली किसका यूज करना है जी, आपने ईएसी मेथड यूज करना है। लॉन्ग लाइफ हुई और लार्ज एलसीएम हुआ तब आपने क्या करना है, ईएसी से जरिए सॉल्व कर देना। हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, हर एक की अलग-अलग आ रही थी इन्फ्लेशन। बुकिश नॉलेज ये है कि जब इन्फ्लेशन सबकी एक जैसी हो तो आपने क्या करना है, ईएसी मेथड यूज करना है। जब इन्फ्लेशन अलग-अलग आ रही हो, ग्रोथ अलग-अलग आ रही हो, तो फिर आप एलसीएम मेथड यूज करें। लेकिन उसका एलसीएम 12 आ रहा था, 12, अलग-अलग इन्फ्लेशन थी, अलग-अलग ग्रोथ थी, उसके बावजूद ईएसी से सॉल्व किया हुआ था वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका एक ही तरीका है। अगर तो छोटा एलसीएम आ रहा हो तो बेशक एलसीएम से करते हैं, लेकिन अगर एलसीएम बड़ा आ रहा होगा तो आपने किससे करना है, ईएसी से करना है। ठीक है, बुकिश नॉलेज क्या कहता है कि अगर एक ही ग्रोथ रेट हो, सिंगल इन्फ्लेशन और
ग्रोथ रेट हो तो ईएसी यूज करें, डिफरेंट इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट्स हैं तो एलसीएम यूज करें। लेकिन मैं कहूंगा आप इसको सोचना हमेशा, ठीक है जी। एक और डिसीजन होता है इसके अंदर, ओवरहॉलिंग और रिप्लेसमेंट। ओवरहॉलिंग करें या रिप्लेसमेंट करें, एसेट पुराने वाला ही ठीक कर लें या रिप्लेस करके नया ले आए। ये 2019 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये ओवरऑलिंग और रिप्लेसमेंट का। एक और भी आ सकता है इसमें, सेल नाउ और कीप द एसेट। और कंटिन्यू यूज द एसेट। सेल नाउ और कंटिन्यू यूज द एसेट। याद है गाइस वो इंपेयरमेंट का एक रूल पढ़ते होते थे हम अकाउंटिंग के अंदर, किसी को याद है इंपेयरमेंट का रूल? मार्केट वैल्यू होती थी या सॉरी फेयर वैल्यू होती थी या वैल्यू इन यूज होता था? याद होगा ना आपको। तो यहां पर भी वही डिसीजन है, सेल नाउ या कीप द एसेट और कंटिन्यू यूज द एसेट, कौन से वाला चूज करोगे? सेलेक्ट हायर बेनिफिट। यहां पर आपने हायर बेनिफिट चूज करना है। अगर बेचने पे ज्यादा फायदा है तो बेच दो, और अगर कंटिन्यू टू यूज द एसेट का ज्यादा फायदा है तो उसको कंटिन्यू टू यूज करो। सेलेक्ट द हायर बेनिफिट। और इधर क्या होगा, ओवरऑलिंग और रिप्लेसमेंट में कौन सा चूज करेंगे? सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग लोएस्ट कॉस्ट। तो भाई अब जब आपने ये रिवाइज करना ना एरिया, तो ये चार चीजें जेहन में रख के रिवाइज करनी है आपने। जब आप रिवाइज करेंगे अपना ये चैप्टर, तो एसेट रिप्लेसमेंट ये नहीं है कि बस एसेट रिप्लेस कर लो तो एसेट रिप्लेसमेंट का एरिया खत्म हो गया, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये एसेट रिप्लेसमेंट का एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, ये सिर्फ इसलिए बना के दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि जब आपने रिवाइज करना तो आपने क्या क्या रिवाइज करना है। चलें जी आगे चलते हैं, लीज के ऊपर आए। देखिए इस सेशन का मकसद पढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन कराना है। लेकिन भाई मैं आपको ओवरऑल इसलिए बता देता हूं क्योंकि स्टूडेंट को सबसे बड़ा चैलेंज एग्जाम में क्या आता है कि भाई क्वेश्चन कहां से आ गया, लीज और बाय। लेसर के पर्सपेक्टिव से देखो जी, पहली बात, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट टू प्रोवाइड इट ऑन लीज। अब आपने ये देखना है कि आपने एसेट को लीज के ऊपर प्रोवाइड करना है या नहीं करना, लीज पे एसेट देना है या नहीं देना। ये लेसर का ये एक डिसीजन आता है, ये क्वेश्चन में टेस्ट हुआ होगा कि ऐसे ही है कि मैं गाड़ी खरीद के आगे लीज के ऊपर दूं या ना दूं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट टू प्रोवाइड इट ऑन लीज, फिर क्या आ सकता है? कैलकुलेट एनुअल लीज रेंटल। ये एक क्वेश्चन हम आज करेंगे, उसमें भी कवर होगा। कैलकुलेट एनुअल लीज रेंटल। एनुअल लीज रेंटल अक्सर आपसे पूछ लेता है। टू गेट ब्रेक इवन
वो रेंटल बताओ जिसके ऊपर तुम ब्रेक इवन पे आ जाओ। टू अचीव स्पेसिफिक रिटर्न और एनपीवी, वो रिटर्न या एनपीवी बताओ, अगर उतनी एनपीवी या रिटर्न अचीव करना हो तो क्या रेंटल होंगे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर लेसी में क्या पूछता है जी, जरा देखिएगा। ये लेसी का केस है। लेसी में एक डिसीजन होता है लीज और बाय। गाड़ी लीज के ऊपर लेकर आए या खरीद के लाए। अच्छा ये बाय नहीं, ये बोरो टू बाय है। लीज और बोरो टू बाय। हमारे बीएफडी में खाली बाय का केस टेस्ट नहीं होता, बोरो टू बाय का केस टेस्ट होता है, उधार लेकर खरीदना है। तो एक और चीज है जी, वैल्यूएशन ऑफ लीज ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक। डिफरेंट बैंक आपको लीज की ऑफर कर रहे हैं, उसमें से कौन सी बेहतर है, किसका रेंट आपको कम पड़ सकता है, किसका रेंट ज्यादा पड़ सकता है, ये भी आपने यहाँ पर देखना है। अच्छा ये जो पहले पहले वाला ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट, इसके अंदर भी टेस्टिंग ये होगी। इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप लेकर आओगे ना, वो बोरो करके लेकर आओगे। अच्छा ये जो है ना, अब ये कहानी सुन लो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट टू प्रोवाइड इट ऑन लीज। क्या है कि किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि मैंने उसको आगे लीज पे देना है, या लीज पे ना भी देना हो, मैंने आगे उसको रेंटल्स के ऊपर देना है। बात तो एक ही है। मैंने गाड़ी लेकर आगे उस पे दे देनी है, लेट से किराए पे चढ़ा देनी है, एयरपोर्ट पे खड़ी कर दूंगा, रेंटल पे चढ़ेगी, ऊपर पे चला दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट इन एसेट टू प्रोवाइड इट ऑन रेंटल, प्रोवाइड इट ऑन लीज। तो इसमें डिसीजन जो होगा ना, उधार लेकर, पैसे उधार लेने हैं, बोरो फंड्स एंड बाय एसेट। उधार लोगे और एसेट खरीदोगे, एंड प्रोवाइड इट ऑन रेंटल्स और लीज। जाहिर है लीज में भी रेंटल ही मिलेंगे। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे जब भी डिसीजन आता है ना बीएफडी के अंदर, तो यहां पर ठीक है जी, ये लीज और बाय आपका एग्जाम में इस तरह से टेस्ट होता है। ये सारी चीजें आनी है। जाहिर है इसके अंदर फिर डिटेल अपनी अपनी भी है, ये इनमें क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीजें भी हैं। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा उसके बाद आ जाएंगे कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग ये दो तरह से एग्जाम में आता है। सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग, मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग। सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग अगर एग्जाम में आएगी तो कैसे आएगी, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के साथ, और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट के साथ। डिविजिबल प्रोजेक्ट अगर एग्जाम में टेस्ट होगा तो कैसे टेस्ट होगा, सिंपल केस, और दूसरा क्या है जी, एडवांस केस होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के साथ, स्केल अप स्केल डाउन के साथ। इंटरडिपेंडेंट
प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे डिपेंडेंट प्रोजेक्ट तो ये हो गया ना, नहीं सॉरी, इसको इंटरडिपेंडेंट को डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपके ख्याल में कौन सा केस टेस्ट होगा, सिंपल केस और एडवांस केस? ऑब्वियसली एडवांस केस। इस तरह इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में भी दो तरह की टेस्टिंग है, सिंपल केस, एडवांस केस क्या हो सकता है जी? म्यूसलिक जो से वो होगा, या इंटरडिपेंडेंट हो सकता है। स्केल अप या स्केल डाउन हो नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए ये चीजें टेस्ट में होती टेस्ट हो सकती हैं। मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग के अंदर एक ही मेथड आता है और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चीजें आपकी एग्जाम में टेस्ट हो सकती हैं। भाई ये देख लें, ये मैंने आज 3 चीजों का आपको ओवरव्यू दिया है, फ्लो चार्ट ही बना के दिया है। ऐसे रिप्लेसमेंट है तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, लीज और बाय में क्या चीजें आ सकती हैं, कैपिटल रेशनिंग में क्या चीजें टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और अक्सर अगर एक क्वेश्चन बड़ा है तो फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो छोटा क्वेश्चन इन एरियाज में से टेस्ट कर सकता है।